गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे सेकंड डायरेक्ट टैक्स का, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। ये चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। हम रिवीजन कर रहे हैं कि जो आपका टोटल इनकम पे टैक्स जो लगता है वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आप इंडिया में रेजिडेंस हैं एज पर टैक्स रूल तो ही आपको टैक्स देना होगा। अगर आप रेजिडेंस नहीं हैं तो आप अगर इंडिया से कुछ अर्न नहीं करते तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं होता है। आप रहने वाले कहीं के भी हो सकते हैं। अगर आप उस टैक्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो कंडीशन अगर आप उन्हें फुलफिल कर देते हैं तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना होता है। अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में दे रखा है कि जो इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो टैक्स का बर्डन है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो टैक्स का बर्डन है वो असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। और इंडिविजुअल एचयूएफ को, इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में बांटने का मोटिव यह है कि कुछ इनकम इसके लिए टैक्सेबल है, कुछ इसके लिए टैक्सेबल नहीं है। तो 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहला होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसे आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बाकी जो टैक्स पेयर बच गए इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा, जैसे कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्सेट्रा, उनमें 2 ही कैटेगरी होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल की जो है रेजिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज करेंगे। और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हर साल चेक किया जाता है एसएससी का, प्रीवियस ईयर में हर साल। ये नहीं कि आप इस साल रेजिडेंट हो गए तो इंडिया में हमेशा के लिए आपको रेजिडेंट माना जाएगा। जो आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हर साल चेक किया जाएगा। हो सकता है आप इस साल रेजिडेंट हो, नेक्स्ट ईयर नॉन रेजिडेंट बन जाए, क्योंकि अगर आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की जो टैक्स में बता रखी है तो आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल कंडीशन अपन रिवाइज करते हैं। आप फटाफट पढ़ लें। पहला, 2 बेसिक कंडीशन है। अगर आप इन 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करते हैं या दोनों करते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं, तो आपको इंडिया में रेजिडेंट माना जाता है। जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, आपके कोर्स के लिए 23-24 है आपका प्रीवियस ईयर, जो 1 अप्रैल 23 से शुरू हो रहा है, 31 मार्च 24 को एंड हो रहा है। अगर आप इस प्रीवियस ईयर में 365 दिन में से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हों। और आने और जाने का दिन भी इंडिया में काउंट होता है। जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हैं बाहर से और जिस दिन जा रहे हैं वो आने और जाने का दिन भी इंडिया में ही काउंट किया जाता है। लगातार रहना ज़रूरी नहीं है। आप किसी हो सकता है आप बहुत बार बाहर जाते हो बिजनेस के सिलसिले में, टूर के सिलसिले में, विजिट के सिलसिले में, कि आप 20 दिन रह गए किसी महीने, फिर नेक्स्ट मंथ आप 25 दिन रह गए, फिर किसी महीने 5 दिन रह गए। कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हों। दूसरी जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर है 23-24, इसमें कम से कम 60 दिन आपको भारत में रहना है, प्लस इससे ठीक पहले के जो 4 साल हैं, इससे ठीक पीछे जाना है 23-24 से 4 साल। उन 4 सालों में कुल मिलाकर 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हों। एंड है ये बीच में और नहीं है, दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। 60 डेज इन अ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, आप अपने प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहे हों। एंड उससे जस्ट प्रेसिडिंग के जो 4 ईयर हैं, पिछले जो 4 साल हैं आपके प्रीवियस ईयर से पहले के, उसमें कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हों। अगर आप इन 2 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देते हैं, दोनों पूरी कर देते हैं, तो आपको रेजिडेंट मान लिया जाता है कि आप भारत में रेजिडेंट बन गए। क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें जो आपका पैरा दे रखा है कि एनी वन कंडीशन, कोई भी कंडीशन पूरी करने पर आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहे हो, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के जो 4 साल हैं, इमीडिएटली प्रेसिडिंग जो 4 ईयर हैं, उनमें एटलीस्ट आप 365 डेज और मोर भारत में रहे हो। और जो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 23-24, आपके एग्जाम के लिए यही है, सितंबर में 23-24 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसमें कम से कम 60 दिन या उससे ज़्यादा आप इंडिया में रहे हो। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इंडिया का मतलब में टेरिटोरियल वाटर भी आएगा, जो आप पढ़ चुके हैं आप कि इंडिया में टेरिटोरियल वाटर इंक्लूड होता है। तो अगर आप पानी में भी किसी बोट पर हैं, शिप पर हैं और वो टेरिटोरियल वाटर इंडिया का पार्ट है, तो आपको इंडिया में ही माना जाएगा। दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है कि लगातार इंडिया में रहना जरूरी नहीं है, आप आते जाते रह सकते हैं। किसी एक प्लेस पर रहना जरूरी नहीं है। आप दिल्ली में रह रहे हैं 10 दिन, 10 दिन जयपुर में रह रहे हैं, 10 दिन चेन्नई में रह रहे हैं, तो वो इंडिया में रह रहे हैं, उन सबका टोटल देखा जाएगा। नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि आने और जाने का डेट इंडिया में ही काउंट होगा। इस पैरा में लिखा हुआ है कि आपके सिटीजनशिप से, प्लेस ऑफ बर्थ से और डोमिसाइल, आप कहाँ के निवासी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स वालों को सिटीजनशिप नहीं देखी जाएगी, ना प्लेस ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ना डोमिसाइल देखा जाएगा। हो सकता है आप अमेरिका में ही पैदा हुए हो, अमेरिका के सिटीजन हो, पर अगर आप टैक्स वालों के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस पूरी कर देंगे तो आपको इंडिया मतलब रेजिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया में।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिवाइज करने से पहले ये 2 बेसिक कंडीशन पढ़नी है आपने। अभी हमने सेकंड बेसिक कंडीशन में पढ़ा था कि 60 डेज कम से कम प्रीवियस ईयर में आपको रहना है और उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 और डेज मोर आपको रहना है। पर ये जो दूसरी बेसिक कंडीशन है इसमें से चेंज हो जाएगा इन 4 केसेस में। इन 4 केसेस में इस कंडीशन में चेंज किया जाएगा। अगर आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, आप इंडियन शिप पे काम करते हैं प्लस इंडियन सिटीजन हैं, तो फिर ये 60 डेज की जगह दूसरी बेसिक कंडीशन में 182 डेज ही लिए जाएंगे, क्योंकि आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर हैं, आप आते जाते रहते हैं। तो टैक्सों ने बोला 60 डेज की जगह 182 डेज लिए जाएंगे। यानी कंडीशन ऐसे रीड की जाएगी, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, प्लस ये तो सेम रहेगी, पीछे के जो 4 साल है जस्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर हैं उनमें कम से कम 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। तो ये जो दूसरी बेसिक कंडीशन इसमें 60 की जगह आपको 182 डेज लेने हैं। किस केस में? पहला केस ये है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं एज ए क्रू मेंबर, तो आपको 182 डेज दें। दूसरा, आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए या जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, आपकी जॉब बाहर लग गई और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो भी 60 डेज की जगह 182 डेज हो जाएगा। तीसरा, आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, इंडियन ओरिजिन पर्सन, ठीक है, जिसके मम्मी पापा या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी की साइड से या पापा की साइड से, दादा दादी नाना नानी इंडिया में पैदा हुए थे। इंडिया का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया, यानी 1947 से पहले अगर कोई लाहौर में पैदा हुआ था तो लाहौर पाकिस्तान उस टाइम था ही नहीं, वो इंडिया ही कहलाता था। तो अब भले वो लंदन में सेटल हो गया उसके पेरेंट्स जाकर, पर वो इंडियन ही कहलाएंगे, इंडियन ओरिजिन के पर्सन ही कहलाएंगे। इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, आप इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, तो भी 60 डेज की जगह कितने लेने? 182 डेज। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मम्मी की साइड से चाहे पापा की साइड से, कभी भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं और आप इंडिया विजिट के लिए आते हैं, तो भी दूसरी बेसिक कंडीशन में 182 डेज हो जाएंगे। यानी इन 4 केसेस में जो दूसरी बेसिक कंडीशन उसे कैसे रीड किया जाएगा? प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, प्लस उससे पीछे के जो 4 साल हैं जस्ट इमीडिएटली प्रेसिडिंग 4 ईयर है, उसमें एटलीस्ट 365 डेज और मोर आप इंडिया में रहे हो। पहली सिचुएशन है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडियन शिप पे काम करते हैं एज ए क्रू मेंबर, अगर आप एम्प्लॉयमेंट या जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, इंडिया विजिट के लिए आते हैं, और अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं, तो इन केसेस में दूसरी कंडीशन में चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, इस कई लोग जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं, इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया से इनका लगाव होता है। तो आप इंडिया में भी हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, इन्वेस्टमेंट तो किसी बैंक में पैसे जमा करा रखे होंगे तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी होगी तो रेंटल इनकम मिल रही होगी, या कोई प्रॉपर्टी बेची होगी तो कैपिटल गेन होगा, एक्सेट्रा। यानी जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और जो इंडियन सिटीजन है, हो सकता है इनका इंडिया में भी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे ये पैसा कमाते हैं। तो टैक्स वालों ने बोला कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं आप, ठीक है, और आपकी जो इंडियन सोर्स से इनकम है, फॉरेन इनकम को हटा के फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लीजिए अमेरिका में आप कमाते हैं 25 लाख और इंडिया में भी आपकी इनकम है, तो अगर इंडिया में आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, इंडियन सोर्स से इनकम, फॉरेन सोर्स से जो इनकम हो रही है उसे नहीं देखा जाएगा, इंडियन सोर्स से जो आपकी इनकम हो रही है, चाहे पैसा कहीं भी मिल रहा है इससे मतलब नहीं है, इंडियन सोर्स से जो इनकम हो रही है, इंडियन इनकम जो हो रही है वो 15 लाख को क्रॉस कर रही है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो टैक्स वालों ने बोला फिर यहाँ पे जो ये दूसरी बेसिक कंडीशन पड़ी इसको इन 2 के लिए चेंज कर दिया जाएगा। इन 2 के लिए फिर ये बेसिक कंडीशन ऐसे रीड की जाएगी, प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, प्लस 4 साल में जो जस्ट पहले के जो 4 साल हैं उनमें 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। क्योंकि हमें इनसे टैक्स लेना है, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमने डेज को कम कर दिया, क्योंकि अगर हम 182 डेज ज़्यादा रखते हैं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाते। तो अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन सिटीजन हैं और आपकी जो इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जो आपकी इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपके लिए जो दूसरी बेसिक कंडीशन है उसमें चेंज होगा, उसमें 182 डेज की जगह 120 डेज लिए जाएंगे, और प्लस 4 वाली तो सेम ही है कि जो पहले के जो 4 साल है उसमें 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। क्लियर? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बेसिक कंडीशन तो सेम ही है कि 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो एटलीस्ट। दूसरी बेसिक कंडीशन है कि कम से कम 60 दिन आप रहे हो प्रीवियस ईयर में, उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। पर जो दूसरी बेसिक कंडीशन है इसमें 60 की जगह 182 डेज लिए जाएंगे इन 4 कंडीशन में। अगर आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, इंडियन सिटीजन है, एज ए क्रू मेंबर आप इंडियन
शिप पे काम करते हैं तो 60 की जगह 182 डेज हो जाएंगे, यानी कंडीशन हो जाएगी 182 डेज और मोर प्लस प्रीवियस जस्ट पहले के जो 4 साल हैं 365 डेज और मोर। अगर आप एम्प्लॉयमेंट या जॉब के सिलसिले में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो भी दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 की जगह 182 डेज लेने हैं। और अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, विजिट किसी भी पर्पस के लिए आ रहे हैं इंडिया में, तो भी यहाँ पे 182 डेज लिए जाएंगे। पर इन दो में भी एक्सेप्शन है कि अगर इसको इंडियन ओरिजिन का पर्सन है या इंडियन सिटीजन है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, इंडियन सोर्स से जो इनकम है 15 लाख से ज़्यादा है, तो दूसरी बेसिक कंडीशन को ऐसे रीड करना है, कम से कम प्रीवियस में 120 डेज और मोर आप भारत में रहे हों और 4 साल में कम से कम 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हूँ। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरे एक्सेप्शन में यही दे रखा है जो आपका पेज नंबर 2.5 है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, क्रू मेंबर हैं, तो आपको 182 डेज लेने हैं 60 की जगह। अगर आप जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं तो भी 182 डेज आपको लेने हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं तो भी 182 डेज लेने हैं। पर इसमें नीचे बोला गया अगर आपकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स, फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 15 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर आपको पहली बेसिक कंडीशन तो वही है 182 डेज मोर, पर सेकंड बेसिक कंडीशन में 120 डेज हो जाएंगे 60 की जगह। और अगर 15 लाख से कम है तब तो वही रहेगी जो बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली सेकंड में भी। अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो ही आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन में 182 डेज की जगह 120 डेज दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन होता है जो क्रू मेंबर होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं तो आप आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर टैक्स ऑनर ने बोला कि जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जाते हैं और जिस दिन इंडिया लौट के आते हैं वो आने और जाने का दिन इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा आपका। अगर आप एज ए क्रू मेंबर हैं, आप इंडियन सिटीजन है, भी पढ़ा है ऊपर जहाँ पे जिसमें आपको 182 डेज लेते हैं 60 की जगह, इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर हैं, शिप पे काम करते हैं, तो जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जाएंगे एंड इनके पास एक बुकलेट होती है कंटिन्यूस सर्विस, जैसे पासपोर्ट में एंट्री होती है जब आप इंडिया छोड़ते हैं तो उस दिन एंट्री करी जाएगी आपके कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जाएंगे, और जिस दिन इंडिया लौट के आएंगे उस दिन भी एंट्री की जाएगी इस दिन इंडिया लौट के आ गया पोर्ट पर। तो जिस दिन आप जा रहे हैं, जिस दिन आप आ रहे हो, आने और जाने का दिन इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो ड्यूरेशन है जो आने के जाने, जैसे आप मान लीजिए 25 जून को इंडिया छोड़ के गए क्रू मेंबर एज इंडियन शिप पे आप काम कर रहे हैं और आप लौट के आए 31 दिसंबर को, तो 25 जून से लेकर 31 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है वो इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा, माना जाएगा आप इंडिया में थे ही नहीं। ऑब्वियसली अब वैसे भी आप थे नहीं, आप जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं शिप पर, तो फिर आने और जाने का दिन और इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो काउंट नहीं किया जाता है। इसमें ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल 126 एज पर सेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और मेंबर हैं, शिप पर काम करते हैं, द पीरियड स्टे इन इंडिया शैल बी इन एलिजिबल वॉयज कैन नॉट बी इंक्लूड। वॉयज मतलब जर्नी, ये जो जर्नी आप कर रहे हैं वो काउंट नहीं होगी। इसमें मैं शॉर्ट में पढ़ूँ, जिस दिन आप जा रहे हैं और जिस दिन आप आ रहे हैं वो आने जाने का जो टाइम पीरियड है, बीच का जो टाइम पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं फटाफट। मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है, मेंबर है, क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप में काम करते हैं, एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक, डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट से आप जा रहे हैं, 6 जून को आप जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रीवियस ईयर आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है और पिछले 4 सालों में ही 400 दिन इंडिया में रह चुके हैं, तो 365 दिन से ज़्यादा रह चुके हैं पिछले 4 सालों में, बता रखा है क्वेश्चन में। जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं 6 जून को जा रहे हैं और 9 दिसंबर को वापस आ रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं, तो फिर आपके जो जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और जिस दिन आप इंडिया लौट के आ रहे हैं उस ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो इंडिया में काउंट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक गिनेंगे, ठीक है, तो 187 डेज आएंगे कि 187 डेज आप इंडिया से बाहर थे, और 23 चॉइस आपका जो प्रीवियस ईयर 23-24 लीप ईयर है, तो एक साल में 366 डेज है, 366 डेज में से 187 डेज हटा देंगे तो 179 डेज ही आएगा। तो आप दूसरी बेसिक जो बेसिक कंडीशन है वो पूरी कर ही नहीं पाएंगे, पहले तो कर ही नहीं पाएंगे 182 डेज और मोर। दूसरी में भी 60 की जगह क्या चेंज हो जाएगा, 182 डेज हो जाएगा, क्योंकि आप इंडियन शिप और इंडियन सिटीजन हैं, क्रू मेंबर हैं, तो 182 डेज ये वाली भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो आप पूरी कर रहे हैं, 4 साल में 400 दिन आप इंडिया में रहने, पर ये दोनों साथ में पूरी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज, तो आप दोनों ही बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डीम रेजिडेंट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, ये पॉइंट ध्यान से समझने। डीम रेजिडेंट कौन होता है? डीम का मतलब तो आप समझते हैं, माना जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग।
टैक्स उन्होंने एक रूल बनाया है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, इंडियन सिटीज़न है। पहली कंडीशन है कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं और आपकी इंडिया से भी इनकम है और बाहर से भी इनकम है, पर किसी रीज़न से आप जो वहाँ कमा रहे हैं, दूसरे देश में कमा रहे हैं, उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी इनकम लायबल तो है, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे उस देश में, आपकी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है। पर हो सकता है उस देश में एग्जेम्पशन लिमिट ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए आप किसी एक्स कंट्री में जॉब करते हैं इंडिया से बाहर, और उस कंट्री में ये है कि 30 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। इंडिया में तो 2.5 लाख और 3 लाख की लिमिट है, अभी आप पढ़ेंगे आगे। 30 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप इंडियन सिटीजन है, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आपकी इनकम 28 लाख है सपोज वहाँ पर, तो आपकी इनकम लायबल तो है ना, टैक्स पे टैक्स तो लग रहा है, आप कोई चोरी तो नहीं कर रहे, पर उस कंट्री का रूल है कि 30 लाख तक वो आपसे टैक्स नहीं लेगी, तो आपकी इनकम वहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गई। और इंडिया में आपकी इनकम है, मान लीजिए इंडिया में जो आप इंडियन सोर्स से कमा रहे हैं वो आपकी इनकम 15 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वही सेम कंडीशन है कि 15 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको इंडिया में डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। भले आप इंडिया में एक दिन भी नहीं आए रहने, पर इंडियन टैक्स वाले आपको डीम टू बी रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि आप उस कंट्री में तो दे ही नहीं रहे हैं टैक्स जहाँ पे आप कमा रहे हैं, और इंडिया में भी आप टैक्स से बच जाएंगे, क्योंकि अगर नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे ना, आप तो एक भी दिन नहीं आए इंडिया में, आना ज़रूरी नहीं है इनके इस आदमी के लिए, मतलब चाहे आप आए इंडिया में ना आए उससे मतलब नहीं है, तो आप मान लीजिए एक भी दिन नहीं आते तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो गए तो ना आप इंडिया में टैक्स दे रहे हैं और ना ही इंडिया से बाहर आप टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स वालों ने बोला कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, ध्यान से सुन लिए, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और आप किसी दूसरी कंट्री में इनकम अर्न करते हैं और वहाँ पे किसी रीज़न से आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, आपकी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ये एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, एग्जेम्प्ट इनकम ना समझें इसको, ये लायबल है टैक्स के लिए, पर वो लिमिट आपने क्रॉस नहीं की, इस वजह से आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और आपकी इंडियन सोर्स से जो इनकम हो रही है 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको इंडिया में डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, आपको टैक्स पे करना होगा। ऑब्वियसली फॉरेन इनकम पे तो नहीं लिया जाएगा, पर इंडिया से जो आप कमा रहे हैं उस पर टैक्स देना होगा, अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा है आपकी इंडियन इनकम तो इसमें ये लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आप एक इंडियन सिटीजन है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, आपकी फॉरेन इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर इंडियन इनकम की बात की जा रही है जो आप इंडिया में आपको मिल रही है, एक्सीड हो रही है 15 लाख से ज़्यादा हो रही है, वुड बी डीम, तो आपको अज्यूम किया जाएगा टू बी रेजिडेंट, आपको रेजिडेंट माना जाएगा भारत में इन दैट प्रीवियस ईयर, इफ़ ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, बाय आपका बाहर टैक्स नहीं बन रहा है किसी भी देश में या क्षेत्र में, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया, किसी भी रीजन से आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है और आपकी जो इंडियन सोर्स से इनकम है 15 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है, तो आपको डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा फिर इंडिया में। लायबल टू टैक्स का मतलब बता दिया कि आपको उस देश में इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, पर किसी भी रीज़न से वो बाद में जाके आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आपकी इनकम उस लिमिट से क्रॉस ही नहीं हुई या गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी, आपकी इनकम माफ़ कर दी टैक्स में, तो फिर आपको ये रूल लगाएंगे टैक्स वाले, फिर आपको डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। और डीम टू बी रेजिडेंट के केसेस में स्टे इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी, इंडिया में भले आप एक भी दिन नहीं आए हैं दिन नहीं देखे जाएंगे, यानी आपको कोई डेज काउंट नहीं करने, अगर वो ये कंडीशन पूरी हो रही है कि आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आप बाहर टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आप पे अप्लाई हो जाएगा, आप डीम टू बी रेजिडेंट माने जाएंगे, और ये रूल केवल इंडियन सिटीजन पे लगेगा, ना कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन पे। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपके पास भारतीय नागरिकता है, तभी ये रूल आप पे अप्लाई किया जाएगा। तो अभी आपने पढ़ लिया कि अगर आप रेजिडेंट बनना चाहते हैं, रेजिडेंट के लिए 2 बेसिक कंडीशन चेक की जाएंगी जो आप पढ़ चुके हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि सर रेजिडेंट बनने के लिए जो बेसिक कंडीशन हमने पढ़ी उसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होगी या दोनों बेसिक कंडीशन पूरी कर सकते हैं आप। अब सप्लीमेंट्री कंडीशन भी हैं 2, अगर ये 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन भी दे रखी हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप ये दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। पर अभी आपने पढ़ा कि इंडिविजुअल एचयूएफ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अगर तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आप ऑर्डिनरी बने या नॉन ऑर्डिनरी बने। रेजिडेंट के लिए तो पढ़ लिया, कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं आप रेजिडेंट बन जाते हैं। अब ये देखने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन है। पहली सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, इससे 10 साल पीछे जाइए,
10 साल पीछे जाना है। उन 10 में से कोई से भी 2 सालों में आपको रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया में। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है। यानी पहली सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या कह रही है कि 23 चॉइस से 10 साल पीछे जाना है। उन 10 में से कोई से भी 2 साल, कोई से भी ले सकते हैं आप, कोई से भी 2 सालों में आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन है कि जो 23-24 है आपका, इससे 7 साल पीछे जाना है। जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है आपका, उससे 7 साल पीछे जाना है। उन 7 सालों में 730 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, 730 दिन या उससे ज़्यादा आप भारत में रहे हो, इंडिया में रहे हो, तो माना जाता है आपने ये दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन फुलफिल कर दी। पहली सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो 23-24 है आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उसे जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर बैक जाना है, 10 साल पीछे जाना है। और उन 10 सालों में से कोई से भी 2 साल में आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। 2 ईयर आउट ऑफ 10 आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है, आप पढ़ चुके, कोई भी एक बेसिक कंडीशन या दोनों बेसिक कंडीशन, कोई भी एक कर दीजिए, दोनों बेसिक कंडीशन आपको पूरी करनी होती है। और दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है कि 23-24 जो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उसे ठीक 7 साल पीछे जाना है, 7 ईयर पीछे जाएंगे। उन 7 ईयर में कुल मिलाकर आप इंडिया में 730 डेज और मोर रहे हों। तो अगर आप ये दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर रहे हैं, एक बेसिक कर रहे हैं या दोनों बेसिक कर रहे हैं, एक बेसिक करना तो ज़रूरी है रेजिडेंट बनने के लिए, तो एक बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे हैं, दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोले जाएंगे। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पूरे वर्ल्ड की इनकम पर इंडिया में टैक्स देना होता है, क्योंकि आप साधारण निवासी हैं। और अगर आप एक बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं और एक ही सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करते हैं, सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी नहीं करते, या तो एक बेसिक तो करनी ज़रूरी है, तभी आप रेजिडेंट बनेंगे। अब सप्लीमेंट्री कंडीशन एक पूरी कर रहे हैं, एक भी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो इंडिया से बाहर कमा रहा है, इसे इंडिया से बाहर कोई इनकम कमा रहा है जो इसे इंडिया से बाहर मिल रही है, उस पर टैक्स नहीं देगा। हाँ, इंडिया से जो कमा रहा है उस पर तो टैक्स देगा ही। खैर, आप आगे पढ़ेंगे, इसको अभी डिटेल में नहीं समझ रहे। तो नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे आप, जब आप कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करेंगे प्लस एक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करेंगे, एक भी नहीं करेंगे। दोनों कर देंगे तब तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर एक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करेंगे, एक भी नहीं करेंगे, तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। खेले यहाँ तक। और जो अपन ने भी पढ़ा था अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A डीम रेजिडेंट पढ़ाया था अभी आपको, डीम टू बी रेजिडेंट। डीम टू बी रेजिडेंट का मतलब क्या पढ़ाया था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडिया से बाहर कमाते हैं, पर उस देश में आपका टैक्स नहीं बन रहा है क्योंकि उस देश में आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो चुकी है, माफ़ हो चुकी है, और आपकी जो इंडियन सोर्स से इनकम है 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको इंडिया में डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। और जो डीम टू बी रेजिडेंट होगा वो हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए कोई शर्तें नहीं है, इसके लिए कोई डेज चेक नहीं करनी। जो डीम टू बी रेजिडेंट होगा, टैक्स वालों ने इसे बोला कि ये हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, हमेशा इसे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, इस पैरा में यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 इज ऑलवेज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यानी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में जो आ गया वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, वो हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही ट्रीट किया जाएगा। ब्रेटली एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज के लिए वो इंडिया आ रहे हैं इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल से वो इंडिया आ रहे हैं। तो 10 साल में हर साल 100 दिन के लिए आ रहे हैं, देखिए, ठीक है, तो 1000 डेज के लिए तो हो गए यहाँ पर। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट 24-25, आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। इन दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हैं तो आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाते हैं। जो आपका प्रीवियस है 23-24, इसमें कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हों, ये कर ही नहीं पाएगा क्योंकि तो 100 दिन के लिए आता है, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। तो पहली बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। दूसरी बेसिक कंडीशन है जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, इसमें कम से कम 60 दिन, हाँ ये तो पूरी कर देंगे क्योंकि हर साल 100 दिन आने, प्लस उससे पहले के जो 4 साल हैं, इससे पहले के जो 4 साल हैं उसमें कम से कम 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, ये भी कर देगा क्योंकि हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है, तो 4 सालों में 400 दिन तो आया ही होगा ये, और प्रीवियस ईयर में भी 100 दिन आया था, तो ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। यानी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी ब्रैटली ने, जो क्रिकेटर हैं, तो फिर ये रेजिडेंट तो बन गए, ये रेजिडेंट बन गए। अब ये देखने के लिए कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, हम क्या चेक करेंगे, सप्लीमेंट्री कंडीशन चेक करेंगे। 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन हैं। पहली सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो आपका प्रीवियस है 23-24, इससे पीछे जाना है 10 साल,
और उन 10 सालों में से कोई से भी 2 साल आप भारत में क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना होता है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपको पूरी करनी होती है। तो पीछे अगर जाएंगे 10 साल और ये हर साल 100 दिन के लिए तो आ ही रहे हैं, तो ये वाली बेसिक कंडीशन तो पूरी कर ही रहे होंगे, कोई से भी 2 साल लेने ना 10 में से, तो पहली बेसिक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर दी। 10 में से कोई से भी 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए, और रेजिडेंट बनने के लिए कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होगी, और ये वाली कर ही देंगे। 10 साल से इंडिया आ रहे हैं ये। दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो 23-24 है, इससे पीछे जाना है 7 साल। उन 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो, ये वाली पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये हर साल 100 दिन के लिए आते हैं, तो 7 सालों में 700 दिन ही आए होंगे, तो ये वाली तो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो एक ही सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, अगर आप एक सब बेसिक कंडीशन पूरी करें और दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करें तब तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। अगर एक बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं और एक सप्लीमेंट्री करते हैं, एक भी नहीं करते, तो आप नॉन ऑर्डिनरी बनेंगे। तो ये एक ही सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर रहे हैं और एक बेसिक तो करी थी, तो ये बनेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आपका आंसर होगा जो ब्रैटली है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। तो आंसर में लिखा हुआ है ब्रैटली इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकेंड कंडीशन, वुड योर आंसर इफ चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीकांत। मान लीजिए श्रीकांत से रिलेटेड है, ब्रैटली की जगह श्रीकांत है, एन इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन है, हु रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं इंडियन सिटीजन, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इंडियन सिटीजन हो गए। तो हम पहले बेसिक कंडीशन तो वही है जो आपने पढ़ी थी। पहली बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। दूसरी बेसिक कंडीशन आपने को पढ़ाया था, इन 4 केसेस में बदल जाएगी, यानी 60 की जगह आपको 182 डेज लेने हैं दूसरी बेसिक कंडीशन में। एक तो आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं एज ए क्रू मेंबर, तो आपको 60 की जगह 182 डेज लेने हैं। अगर आप इंडियन ऑरिजिन के पर्सन हैं, ठीक है, तो आपको 60 की जगह 182 डेज लेने हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं तो भी 182 डेज लेने हैं, और अगर आप जॉब के सिलसिले में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो भी 182 डेज लेने हैं। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हैं और ऑब्वियसली इंडिया में विजिट खेलने के लिए आ रहे हैं, विजिट करने के लिए आ रहे हैं, किसी भी रीजन से घूमने के लिए आ रहे हैं, कोई बिजनेस टूर पर आ रहे हैं, कोई, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, तो इन्हें क्या माना जाएगा, इंडियन सिटीजन है। तो यहाँ पे दूसरी बेसिक कंडीशन में भी चेंज हो जाएगा, 182 डेज हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं। तो पहली बेसिक कंडीशन भी यही है 182 डेज और मोर, और दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 की जगह हो जाएगा 182 डेज, यानी इस कंडीशन को ऐसे रीड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, और उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। तो अब चेक करते हैं, ये क्वेश्चन साफ साफ हो रहे हैं। तो 100 डेज के लिए आते हैं इंडिया, तो 100 डेज के लिए आएंगे। हाँ, पिछले 4 सालों में 365 दिन वाली तो पूरी कर देंगे, 400 दिन आ रहे हैं, पर ये प्लस है, दोनों एंड है, अलग अलग नहीं, एक साथ पूरी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, प्लस उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, जबकि ये तो 100 डेज के लिए ही आता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दोनों बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, तो ये क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। एक बेसिक पूरी करना ज़रूरी है, तो आपका आंसर होगा इन्हें नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पर, मिस्टर श्रीकांत वुड बी ट्रीटेड एज ए नॉन रेजिडेंट। तीसरी कंडीशन, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपके आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, इफ श्रीकांत हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर इंक्लूडिंग 23-24। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि वो 120 दिन के लिए इंडिया में आते हैं। तो जैसे ही 120 डेज का आपके माइंड में क्लिक हो तो आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन आपको क्या हिंट दे रहा है। क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि अगर आप इंडियन ऑरिजिन के पर्सन हैं प्लस आप इंडियन सिटीजन हैं, तो जो दूसरी बेसिक कंडीशन है उसमें 120 डेज हो जाएंगे, 120 डेज और मोर, इसे ऐसे रीड करेंगे 120 डेज और मोर, और प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हों। पर ये 120 डेज कब होंगे, जब आपकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन सिटीजन हैं, और आपकी जो इंडियन सोर्स से इनकम है भारत से जो आप कमा रहे हैं कम से कम 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं, 15 लाख तक कमाएंगे तो नहीं आएगा, इससे मोर देन 15 लाख होना चाहिए कि 15 लाख रुपए से आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इंडिया में। फॉरेन सोर्स से जो इनकम है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जो दूसरी बेसिक कंडीशन है उसे ऐसे रीड किया जाएगा, कम से कम 120 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो। तो ये 120 डेज के लिए आ रहे हैं हर साल इंडिया में, तो ये दूसरी बेसिक कंडीशन तो पूरी कर ही देगा,
ठीक है, पर हमें ये नहीं बता रखा क्वेश्चन ने कि श्रीकांत की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा इंडिया में कम है, तो हमें दोनों से आंसर लिख के आना है एग्जाम में। अगर ये इंडियन सिटीजन तो है ही, क्वेश्चन बोल रहा है, और ये 120 डेज वाली कंडीशन ये वाली तो फुलफिल कर रहे हैं बेसिक कंडीशन, तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 डेज और मोर ये इंडिया में रह रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे कि अगर इनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तब तो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। कौन से रेजिडेंट माना जाएगा आप पढ़ चुके हैं इनको। एक ही सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पर, सॉरी एक बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है। सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो आपका प्रीवियस है 23-24, इससे पीछे जाना है 10 साल, उन 10 में से कोई से भी 2 साल आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए, तो ये भी पूरी कर देंगे। ये रेजिडेंट तो हैं, हर एक कंडीशन तो पूरी कर ही रहे हैं बेसिक हर साल। और जो 23-24 है, इससे आपको 7 साल पीछे जाना है, इन 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा आप इंडिया में रहे हों। तो अब ये चेक करेंगे अपन यहाँ पर कि दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और एक कर पा रहे हैं। तो वैसे एक तो करी थी इन्होंने, बेसिक कंडीशन पूरी करी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फटाफट। आप इसको लिख के आएंगे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर श्रीकांत की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इन्हें ट्रीट किया जाएगा एज ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा इन इंडिया में। रेजिडेंट तो है ही बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा अगर इनकी इंडियन सोर्स से जो इनकम है 15 लाख रुपए से क्रॉस कर रही है, और अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है इनकी इनकम, क्रॉस नहीं कर रही, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो फिर 120 वाली कंडीशन ही देखेंगे, फिर तो 182 डेज देखे जाएंगे। 120 वाली कंडीशन ये तभी लगेगी किसी इंडियन ओरिजिन पर्सन इंडियन सिटीजन पे अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर 15 लाख रुपए से कम है तब तो उसे वो नॉर्मल कंडीशन ही पूरी करनी है 182 डेज वाली, तो फिर ये नॉन रेजिडेंट ट्रीट किए जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेसिक कंडीशन एक ही है कि उस हिंदू परिवार के जो बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से फुली और पार्टली इंडिया से होता है, तो थोड़ा बहुत इंडिया से होता हो या पूरी तरीके से इंडिया से होता हो। और कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ होता है, जहाँ कर्ता होता है, हिंदू परिवार का कर्ता जो होता है, मेन पर्सन जो होता है वही लेता है सारे डिसीजन, तो जहाँ पे कर्ता रहता होगा वही माना जाएगा प्लेस ऑफ कंट्रोल। तो बेसिक कंडीशन तो एक ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कि उस हिंदू परिवार का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से या फुली या पार्टली थोड़ा बहुत इंडिया से होता हो। हिंदू परिवार की जो सप्लीमेंट्री कंडीशन है वो अलग से नहीं है। जो करता है, जो हिंदू परिवार में जो करता है, जो मेन पर्सन है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो डिसीजन लेता है करता, इसे अपनी इंडिविजुअल जो कंडीशन है इंडिविजुअल बेसिस पे सप्लीमेंट्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। इंडिविजुअल की सप्लीमेंट्री कंडीशन आपने पढ़ी ली कि प्रीवियस ईयर है आपका 23-24, इससे 10 साल पीछे जाना है, 10 में से कोई से भी 2 सालों में आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है, कोई एक बेसिक कंडीशन आपको पूरी करनी होती है। और दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो प्रीवियस जो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पीछे जाना है 7 साल, उन 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा आप इंडिया में रहे हों, तो कर्ता को सेटिस्फाई करनी होगी इंडिविजुअल बेसिस पे ये कंडीशन। ठीक है, अगर कर्ता दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर देगा तब तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। और कर्ता एक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करेगा, एक भी नहीं करेगा, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। और बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं होगी, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो एचयूएफ को नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। यानी एचयूएफ में बेसिक कंडीशन एक ही है, उस हिंदू परिवार का कंट्रोल और मैनेजमेंट फुली या पार्टली इंडिया से होता हो। सप्लीमेंट्री कंडीशन अलग से नहीं है, जो इंडिविजुअल की सप्लीमेंट्री कंडीशन है वो जो करता है हेड ऑफ द फैमिली वो इंडिविजुअल बेसिस पे उसे फुलफिल करेगा। यानी वही 10 में से 2 साल आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए या आप पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो। अगर दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर देगा करता तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बोला जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर एक सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी होगी या एक भी नहीं होगी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। ये तो हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट, अब रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा फर्म का एओपी बीओआई। अभी आपने पढ़ा कि इंडिविजुअल और जो एचयूएफ है उन्हीं में 3 कैटेगरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। अब बाकी लोग जो बच गए फर्म, एओपी बीओआई, कंपनी वगैरह, इनमें 2 ही कैटेगरी, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, एओपी या बीओआई है, तो फिर इनको या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो सेम वही, अगर किसी फर्म का एओपी का बीओआई का जो बिजनेस है वो फुली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल होता है, फुली
जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर उस बिजनेस के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरी तरीके से इंडिया से लिए जाते हैं, कंट्रोल होता है, या पार्टली थोड़ा बहुत इंडिया से कंट्रोल होता है, तो माना जाएगा वो फर्म एओपी बीओआई क्या है, इंडिया में रेजिडेंट। और फर्म में यहाँ पे एलएलपी भी इंक्लूड है। फर्म आप पढ़ चुके हैं, फर्म एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो खोली जाती है उसे फर्म बोलते हैं, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 के अकॉर्डिंग जो आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं उसे फर्म बोलते हैं। तो दोनों ही कवर्ड हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एओपी है, एसोसिएशन पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से या थोड़ा बहुत इंडिया से होता है तो इन्हें रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो इन्हें नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि जो पार्टनर हैं वो इंडिया में रेजिडेंट हैं, पार्टनर मेंबर जो हैं वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए एक फर्म है ए बी, उसमें पार्टनर हैं ए बी जो हैं दोनों इंडिया में, जो रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पढ़ी इंडिविजुअल की जो कंडीशन पढ़ी वो फुलफिल करते हैं, तो ए भी इंडिया में रेजिडेंट है, बी भी इंडिया में रेजिडेंट है, पर जो फर्म के डिसीजन है वो इंडिया से बाहर लिए जा रहे हैं सपोज, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि फर्म भी क्या होगी, इंडिया में रेजिडेंट होगी। यानी मेंबर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं चेक किया जाएगा अगर आप किसी फर्म का एओपी और बीओआई का चेक कर रहे हैं। यानी फर्म का चेक करते समय मेंबर्स का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इममटेरियल है, उसे कंसिडर नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं कंपनीज़ की। अगर आप कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करें तो एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी, क्योंकि इंडियन कंपनी क्या होती है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले की किसी एक्ट में इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, तो इंडियन कंपनी तो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो ये तो हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाएगी इंडिया में। और कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो मैनेजमेंट किया जाता है उस फॉरेन कंपनी का, वो भी इंडिया में सिचुएटेड है, तो फिर इससे बोला जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी भी इंडियन कंपनी मानी जाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या दे रखा है, टू मीन अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, जहाँ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिचुएटेड होती है, एंड कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल इन सब्सटेंस मेड। मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है अगर किसी कंपनी के डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं, भले वो फॉरेन कंपनी है, तभी उसे इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे टैक्स वाले। तो एक इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट होगी, और ऐसी कोई कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हैं, मेन जो की पर्सन है वो इंडिया में लेते हैं डिसीजन, तो उस फॉरेन कंपनी को भी इंडियन कंपनी ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन दे रखा है कि अगर किसी लोकल अथॉरिटी का कोई जुडिशियल पर्सन, जैसे ट्रस्ट हो गया आपका, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई कॉलेज एक्सेट्रा, इनके सारे डिसीजन जो होते हैं इंडिया में ही होता है, जो उनके बिजनेस का जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड है या थोड़ा बहुत इंडिया में सिचुएटेड है, तब तो उस आर्टिफिशियल पर्सन को, लोकल अथॉरिटी को रेजिडेंट बोला जाएगा। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो आपको आ गया होगा समझ में कि इंडिविजुअल एचयूएफ में तो 3 कैटेगरी हैं, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट, बाकी सब में केवल 2 ही कैटेगरी है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ तक करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे इसका वीडियो। अगर कोई डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिवीजन क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।